मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल. In this session, we will be doing previous year questions from IPMAT Rohtak and JIPMAT examination from the topic of ratio and proportion. स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू चैनल तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ में सेशन को भी लाइक कर देना अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो. एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITY. माई नेम इज आदित्य कुमार तिवारी एंड लेट अस स्टार्ट द सेशन. So first question is from Rohtak, 2029 question. Given ratios are A is to B is equal to 2 is to 3, B is to C is equal to 5 is to 2, C is to D is equal to 1 is to 4, तो A is to B is to C का वैल्यू क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है. बट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और अप्रोच देख लेते हैं कि जो हम कई क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो चीज़ भी दिमाग में रहनी चाहिए सो दैट सॉल्व करते समय अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, बट वहाँ पे हम रेशियोज से, ऑप्शन से जा सकते हैं, तो बेस्ट अप्रोच है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा ए इस टू बी इस टू सी का रेशियो क्या होगा. अब यहाँ पे तो सिंपल है मामला, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, तो इजीली भी ये सॉल्व हो जाएगा. बट अदरवाइज मान लो होता है ए इस टू बी इस टू सी इस टू डी इस टू ई, लंबे रेशियो होते हैं, कई सारे रेशियो होते हैं. तो अगर हम ऑप्शन से जाएं तो ज़्यादा आसान पड़ता है. क्यों आसान पड़ता है? क्योंकि हमें पता है ए और बी का रेशियो है 2:3. तो सबसे पहले देखो कौन से ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे कि ए और बी का रेशियो 2:3 नहीं है, उनको पहले एलिमिनेट कर दो. फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए में आ रहा है ए और बी का रेशियो, क्योंकि अल्टीमेटली निकालना क्या है, ए इस टू बी इस टू सी. ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है ये तो वैसे भी अनइम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है इसकी कोई. ठीक है, ए इस टू बी का रेशियो है 2:3. ऑप्शन ए में तो 2:3 आ रहा है, बी में आ रहा है 4:5 जो कि 2:3 नहीं बनेगा, सी में आ रहा है 10:15 हो सकता है, डी में आ रहा है 1:5, यानी कि बी और डी एलिमिनेट हो गए. नेक्स्ट है बी और सी का रेशियो है 5:2 का, बट ऑप्शन ए के हिसाब से नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा. ठीक है, अगेन ये इजी क्वेश्चन था, इसमें ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये वैसे भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है. बट फॉर एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे वहाँ के लिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी इंपॉर्टेंट है. तो ये दोनों अप्रोचेस ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है अपने एंड पे. ठीक है, अब यहाँ पे हमें रेशियो ए और बी का गिवन है, ए बी सी का रेशियो में फाइंड आउट करना है. ए इस टू बी इज 2:3 एंड बी इज टू सी इज 5:2. सबसे आसान अप्रोच क्या करेंगे, यहाँ पे जो बी में वैल्यू लिखा है यही सेम वैल्यू आगे प्रोसीड करा दो सी में, और जो बी में वैल्यू लिखा है इसको यहाँ पे प्रोसीड करा दो 5. अब क्रॉस में अब मल्टीप्लाई कर दो इनको, 2 × 5 10 हो गया, 3 × 5 15 हो गया, और 3 × 2 6 हो गया, यानी कि रेशियो ए बी और सी का आ जाएगा 10:15:6. ठीक है, लॉजिक क्या है ऐसे किसी भी केस में कि हमारा ए इस टू बी का जो रेशियो है दैट इज 2:3 और बी इस टू सी का रेशियो है 5:2. दोनों ही केसेस में बी कॉमन है, सो हमें बी का वैल्यू इक्वल करना पड़ेगा. दोनों ही केसेस में बी का वैल्यू इक्वल करना पड़ेगा. फर्स्ट केस में बी का वैल्यू 3 आ रहा है, सेकंड केस में 5 आ रहा है, तो इन द फर्स्ट रेशियो विल मल्टीप्लाइंग बाई 5 एंड इन द सेकंड रेशियो विल मल्टीप्लाइंग बाई 3 सो दैट बी का वैल्यू दोनों में सेम आ जाए. ठीक है, तो पहले में मल्टीप्लाई करते हैं, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए हमारा आ जाएगा 2 × 5 दैट इज 10, बी आ जाएगा 3 × 5 15 और सी आ जाएगा 2 × 3 6. अब उसी को करने का ये शॉर्टकट है एक तरह से. ओके, आंसर हमारा ऑप्शन सी आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, if there are rupees 495 in a bag in denominations of 1 rupee, 50 paisa and 25 paisa coins which are in the ratio 1:8:16, so how many 50 paisa coins are there in the bag? बैग में टोटल 50 पैसा कॉइन्स कितने होंगे? 1 रुपी के कॉइन्स है, 50 पैसा यानी कि 0.50 रुपीज़ के कॉइन्स है, और 25 पैसा यानी कि 0.25 रुपीज़ के कॉइन्स है. नंबर्स का रेशियो में गिवन है 1:8:16, तो मान लेते हैं x 8x 16x नंबर्स हो गया. तो अमाउंट क्या आ जाएगा हमारा? अमाउंट फॉर 1 रुपी कॉइन विल बी 1 × x यानी x आ जाएगा. फॉर 50 पैसा कॉइन विल बी 0.5 × 8 4x आ जाएगा, और फॉर 25 पैसा 0.25 × 16x ये भी 4x आ जाएगा. सो x + 4x + 4x दिस विल बी टोटल अमाउंट विच इज इक्वल टू रुपीज़ 495. तो 9x आ गया 495, 9 से काटा पीटी कर दिया तो आ गया x 55 आ गया, x इक्वल टू 55 आ गया. क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन्स आर देयर. 50 पैसा के कॉइन्स कितने हैं? 8x. So 8 × 55 will be our answer, which is 440. Option C, 440 is the answer. Okay. ठीक है, यही इंस्टेड ऑफ x मानने के हम रेशियो ही मान सकते थे कि मान लेते कि 1 रुपये के कॉइन्स है हमारे 1 यूनिट, 0.5 पैसा के कॉइन्स है हमारे 8 यूनिट्स, क्योंकि रेशियो 1:8:16 एडहेयर करना है, और 0.25 पैसा के कॉइन्स है हमारे 16 यूनिट्स. 1:8:16 एक कॉइन है हमारे पास 1 रुपये का, 8 है फॉर 50 पैसा और 16 है फॉर 25 पैसा. तो अमाउंट कितना आ गया हमारा? 1 × 1 1 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यानी कि टोटल अमाउंट हमारा आ गया 9 रुपीज़. अगर हमने 1 8 और 16 कॉइन्स लिए होते रिस्पेक्टिवली तो अमाउंट आता 9 रुपीज़, बट एक्चुअल अमाउंट इज नॉट 9 रुपीज़, बट एक्चुअल अमाउंट है 495, जो कि है 9 का 55 टाइम्स, यानी कि एक्चुअल नंबर ऑफ कॉइन्स भी हमारे 55 टाइम्स होंगे 8 के. तो आंसर हो जाएगा 8 × 55 विच इज़ 440. बात एक ही है, बस एक्स नहीं माना यहाँ पे. ठीक है, तो कई केसेस में कभी कभी हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, यहाँ पे तो एक बराबर है चाहे जैसे भी करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ and R invested rupees 25,000, rupees 50,000, and rupees 25,000 respectively to start a business.
At the end of the 2 years, they earned a profit of rupees 48,000. So what will be share of Q? अब जब भी कभी पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन हो तो वहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसी का भी प्रॉफिट, बिकॉज इन द एंड प्रॉफिट शेयरिंग ही होगा क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट इज ऑलवेज प्रपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके प्रपोर्शन होगा, और प्रॉफिट इज ऑल्सो प्रपोर्शनल टू टाइम, जितने टाइम के लिए वो कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो प्रॉफिट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल, अगर कैपिटल को हम इन्वेस्टमेंट मान लें, आई मान लें, टाइम को टी मान लें, तो प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। अब इस क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट सेम हो सकता है, किसी में टाइम सेम हो सकता है, किसी में दोनों वेरिएबल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, टाइम तो सेम है दोनों के, सबके लिए एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो सबने 2 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट किया है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल हमारा डिफरेंट है। तो पी क्यू आर के कैपिटल का रेशियो क्या है, 25,000, 50,000, 25,000, रेशियो आ रहा है 1:2:1, 1:2:1। तो इसी रेशियो में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 यूनिट मिलेगा पी को, 2 यूनिट मिलेगा क्यू को, 1 यूनिट मिलेगा आर को। तो टोटल अगर 4 यूनिट्स होगा तो उसमें से टोटल 1 + 2 + 1, 4 यूनिट्स में से क्यू को मिला है 2 यूनिट्स, यानी कि हाफ। अब टोटल प्रॉफिट है 48,000, तो क्यू का शेयर कितना होगा, हाफ होगा। 48,000 इंटू 1/2, 48,000 इंटू 2/4 या 48,000 इंटू 1/2, 24,000 रुपीज विल बी शेयर ऑफ क्यू। ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Raj invested rupees 76,000 in a business. After a few months, Monty joined him and invested rupees 57,000. At the end of the year, both of them share profits at the ratio of 2:1. After how many months Monty joined Raj? अब इस केस में क्या डिफरेंट है, अमाउंट डिफरेंट है, यानी कि कैपिटल भी डिफरेंट है, दोनों का इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, और सेकेंडली टाइम भी डिफरेंट है, क्योंकि मोंटी ने, राज ने स्टार्ट से ही इन्वेस्ट किया, साल के स्टार्ट में इन्वेस्ट कर दिया, बट मोंटी ज्वाइंड आफ्टर फ्यू मंथ्स, मोंटी का टाइम डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का भी और टाइम का भी। तो राज एंड मोंटी आर एंड एम, इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल क्या है इनका, 76,000 फॉर राज, तो 76 मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल रखते हैं, 76,000, 57,000, 76,000, 76 मान लेते हैं, और मोटी का है 57,000, 57 मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सिंप्लीफाई कर सको, अगर दिख रहा है डायरेक्टली कि 19 4 जा 19 3 है, तो 4:3 मान लो, सबसे अच्छा है। ठीक है, और फिर एंड में क्या हुआ, टाइम जो है हमारा, राज ने इन्वेस्ट किया है पूरे 12 मंथ्स के, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर क्वेश्चन कह रहा है, और मोंटी का इन्वेस्टमेंट हमें पता नहीं है कितने टाइम के लिए, बट क्वेश्चन एंड में पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स मोंटी ज्वाइंड राज। तो एक तरीका है कि तुम एक्स मान सकते हो, लेट से एक्स मंथ्स के लिए मोंटी ने इन्वेस्टमेंट किया है, बट क्वेश्चन हमसे एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स मोंटी ज्वाइंड राज। तो अगर टोटल 12 मंथ्स का टाइम था, तो अगर 2 मंथ्स के बाद में फॉर एग्जाम्पल मोंटी ने ज्वाइन किया होता, तो हमारा जो एक्स का वैल्यू क्या आता है वो आता है 10 मंथ्स। ठीक है, और ध्यान ये रखना है कि गलती कई बार क्या हो सकती है कि हम एक्स मान लो और एक्स का आंसर आ जाएगा, तो फिर लास्ट में तुम गलत आंसर मार्क कर सकते हो। तो बेटर क्या है कि जो हमें वैल्यू एंड में आंसर में चाहिए, अगर तुमसे ऐसी गलती बार बार होती है तो उसको ही स्टार्ट में एज्यूम करो, कि हम मान लेते हैं कि आफ्टर एक्स मंथ्स मोंटी ने राज को ज्वाइन किया, एक्स मंथ्स के बाद में मोंटी ने राज को ज्वाइन किया, टोटल थे 12 मंथ्स, तो यानी कि 12 माइनस एक्स मंथ्स विल बी इन्वेस्टमेंट पीरियड फॉर मोंटी। अब रेशियो आ रहा है 2:1 का प्रॉफिट का। ठीक है, रेशियो आएगा कैपिटल इंटू टाइम और इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो 76 इंटू 12 डिवाइड बाई 57 इंटू 12 माइनस एक्स, 76 इंटू 12 डिवाइड बाई 57 इंटू 12 माइनस एक्स, ये रेशियो आ रहा है इक्वल टू 2/1। 19 3 जार 57, 19 4 जार 76, 4 से गया 2 बचा है यहाँ पे, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 24 इज इक्वल टू 3 इंटू 12 माइनस एक्स, तो 24 आ गया इक्वल टू 36 माइनस 3x, यानी तो 3x आ गया 12 और x आ गया इक्वल टू 4। ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा कि 4 मंथ्स के बाद में मोटी ने ज्वाइन किया है राज को। अब यहाँ पे अगर तुमने 12 माइनस एक्स की वजह से डायरेक्टली एक्स लिखा होता तो ऑप्शन से ही मार्क कर सकते थे, वो गलती हो सकती थी। तो ऐसी गलतियों के लिए कॉशियस रहना है स्पेशली। ठीक है, मतलब दिमाग हमेशा खुला रखना है, अगर तुमने स्टार्ट में ही मान लो 12 माइनस एक्स की बजाय वाई भी मान लिया होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एंड में हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन हमसे पूछ कर रहा है कैसी कैसी गलतियां हो सकती हैं। एक तो ये गलती देख ली, ऐसे ही कई बार होता है, ऑर्डर का डिफरेंस होता है कि एंड में रेशियो पूछा है, बट रेशियो पूछते समय ऑर्डर चेंज कर दिया, कि पहले लिखा है राज और मोंटी और एंड में पूछ लिया मोंटी और राज का रेशियो, तो वो सब गलतियां भी हो सकती हैं। तो ऐसी गलतियों के लिए हमेशा कोशिश रहना है कि ईजी क्वेश्चन में ऐसी गलती तुम्हारा नुकसान कर देगी। ओके, एफर्ट पूरा लगाया पर एंड में नेगेटिव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज वर्किंग एंड बी इज अ स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। स्लीपिंग पार्टनर यानी कि बी वर्क तो नहीं कर रहा है, बट उसको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट का शेयर किस बेसिस पे मिलेगा, जितना वो कैपिटल अपना इन्वेस्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कैपिटल तो इन्वेस्ट कर ही रहा है, पैसा तो इन्वेस्ट कर ही रहा है, एडिशनली एक काम भी कर रहा है, मैनेजमेंट भी कर रहा है अपने बिजनेस का। दैट इज वाई बी इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि वो सिर्फ पैसा लगा रहा है, बट ए स्लीपिंग पार्टनर नहीं, क्योंकि ये साथ में एडिशनली बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है। अब ए ने पुट किया है ₹12,000, बी ने पुट किया ₹20,000, तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट क्या है, 12 एंड 20, या 3:5 का रेशियो आ रहा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ रहा है 3:5।
अब ए रिसीव्स 20% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग, द रेस्ट बीइंग डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। तो जो कैपिटल है उनका, जो इन्वेस्टमेंट है उसके रेशियो में बचा हुआ प्रॉफिट डिवाइड होगा, बट पहले ए को 10% मिल जाएगा मैनेजमेंट के लिए। तो टोटल 100% जो भी प्रॉफिट होगा, आउट ऑफ दैट 100% 10% विल बी गिवन टू ए। ठीक है, 10% डायरेक्टली ए को मिल गया। अब बचा कितना, बचा है 90%। अब इस 90% में से कैपिटल का रेशियो क्या है, 3:5 है, यानी कि 90% का 3:5 मिला के हुआ 8 यूनिट्स। अब 8 यूनिट्स में से, यानी कि 8 रुपये अगर लगे हैं टोटल बिजनेस में, तो उसमें से 3 रुपये लगे हैं, 3 रुपीज़ लगे हैं ए के, और 5 रुपीज़ लगे हैं बी के, यानी कि ए को कितना मिलेगा प्रॉफिट में, शेयर, बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, दैट विल बी 3/8। 3/8 यानी कि 90% का 3/8 और मिलेगा एडिशनली ए को। 90% इंटू 3/8 एडिशनली मिलेगा ए को, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 10% बिकॉज ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस। टोटल प्रॉफिट है 9600। हमें पूछा गया कि मनी रिसीव बाई ए क्या होगा। ठीक है, तो 9600 इंटू 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 90% 3/8, यानी कि 90 टू 3 270/8। तो 10 प्लस 270/8% मिलेगा, जो कि हो जाएगा 80 प्लस 270 350/8%। परसेंट में हो जाएगा 350/8, तो यानी कि 350/800 हो जाएगा अमाउंट। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 से 12 टाइम्स जाएगा, 12 इंटू 350, आंसर आ जाएगा 4200 रुपीज़। ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, अगर परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो ऑप्शन सी इस तरह से हम निकाल लेंगे। अदरवाइज क्या कर सकते थे, 9600 टोटल प्रॉफिट है, पहले ए को दे दो 10%, तो 960 मिल गया ए को। अब क्या करना है, अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है, चलिए 9600 माइनस 960, तो दैट विल बी 8640 रुपीज़। अब इसमें से कितना मिलेगा ए को, 3 यूनिट्स मिलेगा टोटल 8 में से, तो इंटू 3/8 ये एडिशन मिल जाएगा, ये भी ऐड कर देंगे। तो 8 से बचा यहाँ पे 108003, विच विल बी 3240, और 960 पहले ही मिल गया। टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 960 प्लस 3240, विच इज़ 4200। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान पड़ेगी इन कंपैरिजन टू जो सेकंड सिनेरियो, वहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा कोई मुश्किल नहीं था, बट ठीक है, दोनों तरीके एक बराबर है, थोड़ा सा ही आसान हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। Harish divides two sums of money among his four sons, Naresh, Vipin, Bhupesh and Yogesh. The first sum is divided in the ratio 4:3:2:1, और सेकंड को डिवाइड करें इन द रेशियो 5:6:7:8। कभी भी जब तक हमें सम्स का रेशियो नहीं गिवन है, जब तक फाइनली हम वैल्यूज ना निकालें, तब तक कंपैरिजन स्टार्ट नहीं करना है। पहला सम है हमारा, डिवाइड किया इन द रेशियो 4:3:1, और सेकंड सम को डिवाइड किया इन द रेशियो 5:6:7:8। अब सेकंड सम का पहले सम से जो रेशियो है वो क्या है, सेकंड सम इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सम अगर 1 रुपी का है तो सेकंड सम हमारा 2 रुपीज़ का होगा। अब पहले सन्स के नाम लिख लेते हैं, एन, वी, बी एंड वाई, और फर्स्ट सम का S1 का रेशियो है 4:3:1। सेकेंड सम S2 का रेशियो है 5:6:7:8। ओके, अब 4:3:1 मिला के हुआ 10 यूनिट्स, तो पहला सम अगर 10 यूनिट्स है तो फिर एन को मिलेगा, नरेश को मिलेगा 4 यूनिट्स। सेकेंड सम हो रहा है 5:6:7:8, 11 + 15 26 यूनिट्स। और गिवन है हमें कि फर्स्ट सेकंड सम ट्वाइस है फर्स्ट का, यानी कि S2 इज 2 टाइम्स S1। ओके, अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें अगर डबल करना है, S2 को डबल करना है S1 का, तो पहले S1 और S2 को इक्वल करते हैं, फिर बाद में डबल कर लेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, S1 हमारा है 10 यूनिट्स, यानी कि 10 रुपीज़ मान लो, S2 है 26 यूनिट्स, तो S1 और S2 का एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम लेने की बजाय क्या करोगे आसानी से, यहाँ पे S2 26 और 10 हमारा आ रहा है 130 एलसीएम। अगर कभी ज़्यादा टिपिकल वैल्यू है तो S2 का जो वैल्यू आ रहा है उसको S1 में मल्टीप्लाई कर दो, S1 का जो वैल्यू आ रहा है उसको S2 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दिया 26 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। ठीक है, ये कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है कि 26 और 10 दोनों इवन है, तो 2 से डिवाइड कर दो, आसान रहेगा कैलकुलेशन, अदरवाइज आंसर पे कोई गलती नहीं आएगी, बट कैलकुलेशन आसान रहेगा। 13 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही हमारा एलसीएम भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे दोनों चीज़ें इक्वल हो गई हैं S1 और S2, लेकिन S2 डबल है। डबल है तो फर्दर एक बार 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जो वैल्यू हमने एंड में मल्टीप्लाई किया, यही सारे के सारे रेशियोज में मल्टीप्लाई होगा कंपेरिजन से पहले। तो 13 मल्टीप्लाई करना है सारी वैल्यूज़ में, तो 4 × 13, 3 × 13, 2 × 13 और 1 × 13। यहाँ मल्टीप्लाई करना है 10, तो वो तो सीधे हो जाएगा, जीरो एक बढ़ा दो बस। अब ऐड कर दो दोनों को, तो हमें वैल्यूज मिल जाएगा फॉर ऑल द पर्सन्स। तो नरेश को मिल रहा है 4 × 13 52 + 50 102 यूनिट्स। फिर विपिन को मिल रहा है 39 + 60 99 यूनिट्स।
एंड में भूपेश को मिल रहा है 26 प्लस 70 96 यूनिट्स, और लास्ट में मिल रहा है 13 प्लस 80 93 यूनिट्स योगेश को। तो मैक्सिमम मिल रहा है नरेश को, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, दैट नरेश इज गेटिंग द मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे इतना किए बिना हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, क्लियरली फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि देख पा रहे हो कि ऑप्शन में वैल्यूज कितनी क्लोज आ रही है। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है असल में कि नरेश को फर्स्ट केस में मैक्सिमम अमाउंट मिला है और सेकंड केस में मिनिमम अमाउंट मिला है, बट जब मैक्सिमम उसको मिला है तो कितना डिफरेंस है देखो दोनों अमाउंट्स में। जब नरेश को मिला है 4 यूनिट्स तो वहाँ पे सिर्फ योगेश को मिला है 1 यूनिट, क्योंकि सेकंड केस में योगेश को मैक्सिमम मिला है, बट पहले वाले केस में कुछ ज़्यादा ही कम मिल गया उसका अमाउंट, दैट इज वाई उसका अमाउंट मैक्सिमम नहीं हो पाया। और पहले में रेशियो बहुत स्टीप है 4:3:1, यानी कि जितना अमाउंट सोचो नरेश को मिला है उसका हाफ मिला है भूपेश को, है कि नहीं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम मिनिमम के बीच का भी जो रेशियो है वो 2:1 नहीं हो रहा है, और यहाँ मैक्सिमम मिनिमम के बीच का रेशियो 4:1 का है। ठीक है, तो दैट इज वाई हम डायरेक्टली सिर्फ देख के ऑब्जर्व करके कैलकुलेशन नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा ये। ओके, अगर वैल्यूज बहुत कंपेरेटिव होती हैं तो कई बार देख के भी आइडिया लग सकता है, बट वो प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि कैसे वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग, और वैसे भी क्वेश्चन आसान ही था तो कोई प्रॉब्लम टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर्स एज इज 6 times his son's age. 4 years hence, the age of the father will be 4 times his son's age. The present age of the father and son क्या होगा? ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट क्वेश्चन वैसे भी आसान ही है कि फादर का एज क्या है, 6 times है सन के एज का। सन का एज अगर x है तो फादर का एज हो जाएगा 6x। इफ एज ऑफ द सन इज इक्वल टू x, तो एज ऑफ द फादर विल बी 6x। नाउ 4 years hence यानी कि 4 years आफ्टर, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 times his son's एज। तो आफ्टर 4 years क्या होगा, दोनों का एज 4 years से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 4 हो जाएगा एज सन का, और 6x प्लस 4 विल बी एज फॉर द फादर। नाउ एज ऑफ द फादर इज 4 times दैट ऑफ सन्स एज, तो एक्चुअल में क्या होगा, 4 times ऑफ x प्लस 4, दिस विल बी इक्वल टू 6x प्लस 4। तो 4x प्लस 16, दिस इज 6x प्लस 4, सो 2x इज इक्वल टू 12 एंड हेंस x इज इक्वल टू 6 आ गया। और प्रेजेंट की ही एज पूछ रहा है क्वेश्चन में सन का, तो सन का एज 6 होगा और फादर का 6 टाइम्स यानी कि 36 होगा। 6 एंड 36, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, अब यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको, बट एक और अप्रोच देख लेते हैं जो इस क्वेश्चन के लिए उतना काम नहीं आएगा, बट कई सारे जब क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, लैंग्वेज टिपिकल होता है, तो वहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा काम आता है। ठीक है, कि क्या होता है जब भी कभी प्रॉब्लम ऑफ एजेस आए, एजेस का कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे दो लोगों को कंपेयर किया गया हो तो उनका जो एज डिफरेंस होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एज डिफरेंस ऑलवेज रिमेन्स सेम फॉर 2 पर्सन्स, एज डिफरेंस ऑलवेज रिमेन्स सेम। ओके, तो हम एज डिफरेंस को इक्वल करेंगे। पहले वाले केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में, प्रेजेंट वाले केस में रेशियो ऑफ सन का एज एंड फादर का एज दैट इज 1:6, एंड आफ्टर 4 years रेशियो ऑफ सन का एज एंड फादर का एज दैट इज 1:4। ठीक है, ये वाला 1 और ये वाला 1 इक्वल नहीं है, ध्यान रखना दोनों 1 डिफरेंट है, बट रेशियो हमने लिया है कि प्रेजेंट में रेशियो ऑफ सन का एज एंड फादर का एज दैट इज 1:6 एंड आफ्टर 4 years दैट इज 1:4। अब क्या चीज़ नहीं बदलेगा, एज डिफरेंस नहीं बदलेगा, तो एज डिफरेंस पे फोकस करो। फर्स्ट केस में एज डिफरेंस है हमारा 5 यूनिट्स, सेकंड केस में एज डिफरेंस है 3 यूनिट्स का। दोनों को इक्वल करते हैं, पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो 3 से और दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। और जैसे एज डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया वैसे ही रेशियोज को मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया इस केस में तो इंटू थ्री और यहाँ पे इंटू फाइव। तो पहले वाले कैसे वैल्यूज आ गए हमें क्या मिल गई, 3 3 वैल्यू मिला है फॉर सन, और 3 मिला है सन के लिए वैल्यू, और 18 मिला है फादर के लिए। और सेकंड केस में वैल्यू मिल गया है 5 यूनिट्स फॉर सन एंड 20 यूनिट्स फॉर फादर। और डिफरेंस क्या है हमारा, एक्चुअल डिफरेंस क्या है, एक्चुअल डिफरेंस इन दोनों में है 4 साल का, 4 ईयर्स का। तो 3 यूनिट और 5 यूनिट के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट्स का, और ये 2 यूनिट्स की वैल्यू आ रही है इक्वल टू 4 ईयर्स। तो अगर 2 यूनिट्स 4 ईयर्स है तो 1 यूनिट क्या होगा, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 2 ईयर्स, 1 यूनिट हो जाएगा 2 ईयर्स का। तो 1 यूनिट 2 ईयर्स हो जाएगा, यानी 3 यूनिट्स हो जाएगा हमारा इक्वल टू 3 इंटू 2 6 ईयर्स का। ओके, 6 ईयर्स का हो जाएगा हमारा, क्लियर है। और फिर तो सॉल्व भी हो गया, 6 और 36 आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ये तरीका मुश्किल लग रहा होगा,
मुश्किल इन द सेंस कि टाइम टेकिंग लग रहा होगा, बजाय कि ऑलरेडी ये क्वेश्चन ईजिली हो रहा था। बट किसी और क्वेश्चन में जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तो वहाँ पे ये तरीका बहुत आसान कर देता है चीज़ों को, क्योंकि हम एज डिफरेंस को इक्वेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस क्वेश्चन 3 years ago the ratio of ages of Amisha and Namisha is 8:9. 3 years from now the ratio will be 11:12. तो what is the present age of Nimisha? अब यहाँ पे देखो, यहाँ वैसे भी क्वेश्चन इतना आसान है कि डिफरेंस ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है दोनों केसेस में, 8:9, 11:12, यानी कि डिफरेंस हमारा 1 यूनिट का आ रहा है दोनों ही केसेस में। तो ऑलरेडी हमें कुछ भी नहीं करना है अमीशा एंड निमिशा के लिए। पहले वाले केस में सिनारियो क्या है, 3 years ago की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है। फर्स्ट केस है -3 years, ठीक है, 3 years पहले, 3 years ago। और सेकेंड केस है हमारा 3 years आफ्टर, ठीक है, +3 यानी कि 3 years आफ्टर। और क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेजेंट एज के बारे में। तो 3 years ago रेशियो वॉज 8:9, 3 years आफ्टर रेशियो विल बी 11:12। तो एक्चुअल डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 6 years का डिफरेंस है। 3 साल पहले से 3 साल बाद 6 years का डिफरेंस है। और यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंस सेम है तो हमें कुछ भी और नहीं करना है। 8 से 11 मिनट गैप कितना आ रहा है, गैप आ रहा है 3 यूनिट्स का। तो 3 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 6 years, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 years आ जाएगी। 1 यूनिट हो जाएगा 2 years। तो अमीशा का एज 3 years ago कितना होगा, 8 × 2 16 years। बस ध्यान ये देना है कि ये 3 years ago वाला एज है, प्रेजेंट एज होगा हमारा 16 + 3 यानी कि 19 years हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बजाय अगर इस क्वेश्चन को कन्वेंशनली करने की कोशिश करोगे क्वेश्चन बना के, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्यों होगा, क्योंकि हमें फिर या तो माने अमीशा और निमिशा का एज एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट माने, या हमने देखा कि 3 years ago 8x और 9x मान लेते हैं, क्योंकि 8 और 9 का रेशियो है। अब क्या होगा, 3 years आफ्टर, यानी कि टोटल 6 years का गैप है, तो 8x + 6 हो जाएगा एज फॉर अमीशा, एंड 9x + 6 हो जाएगा एज फॉर निमिशा। और हमें अब रेशियो गिवन है 11/12, तो 8x + 6 अपॉन 9x + 6, दिस इज 11/12। आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 8 96, तो 96x + 72, दिस इज इक्वल टू 99x + 66। तो यहाँ से 3x = 6 आ गया, तो x = 2 आ गया, ठीक है, x = 2 आ गया। तो 8x आ गया हमारा 16 ईयर्स, और ये 3 years पहले का है, तो यानी कि आफ्टर 3 years ऐड कर दोगे 16 + 3 यानी कि 19 years विल बी द एज ऑफ अमीशा एट प्रेजेंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sonali buys 2 pen drives A and B and their cost prices are in the ratio 5:6. If she sells them at a 10% profit each, she earns a total profit of rupees 22. What will be the total profit if she sells pen drive A at 20% loss and pen drive B at a 30% profit? A में 20% लॉस हो रहा है, B में 30% प्रॉफिट हो रहा है, तब नेट प्रॉफिट क्या होगा। पहले वाले सिनारियो में क्योंकि ए और बी का हमें दिया है CP, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5:6, और शी सेल्स देम एट 10% प्रॉफिट ईच। तो अगर 5x और 6x मान लें हम कॉस्ट प्राइस उनका रिस्पेक्टिवली, टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 11x, और फिर प्रॉफिट हो रहा है हमारा 10% का, यानी कि 11x/10, दिस विल बी प्रॉफिट एंड दिस इज इक्वल टू ₹22। तो यहाँ से 11 2 22, x आ जाएगा हमारा इक्वल टू ₹20, और x ₹20 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस फॉर ए इज ₹100 एंड दैट ऑफ बी इज ₹120। फिर ए में लॉस हो रहा है 20% का, 20% का लॉस हो रहा है, 10% है ₹10, यानी 20% लॉस कितना होगा, ₹20 लॉस, ठीक है, लॉस स्लैश प्रॉफिट, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट ही चाहिए नहीं। ₹20 लॉस हो रहा है, और बी में हमारा 30% प्रॉफिट है, 10% 12 30% हो जाएगा, ₹36 का प्रॉफिट। तो ₹20 का लॉस इन ए, ₹36 का प्रॉफिट इन बी, नेट में 36 - 20 ₹16 का प्रॉफिट आएगा, ₹16 प्रॉफिट। सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ₹16 का प्रॉफिट होगा। ओके, क्या क्लियर। Next question. Given that A is to B is equal to 5:3 and B is to C is equal to 2:5, then C minus A का वैल्यू क्या होगा। A और B का रेशियो है 5:3, B और C का रेशियो है 2:5। A B C 5 3 2 5, अगेन यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, तो रेशियो आ जाएगा 10:6:15। क्वेश्चन पूछ रहा है C माइनस A का वैल्यू क्या होगा, और हमें स्टेटमेंट 1 और 2 में भी वैल्यूज क्या गिवन है, A और C के रिस्पेक्ट नहीं गिवन है। तो 10 6 और 15 हम वैल्यूज मान सकते हैं ए बी और सी का, ठीक है। एक्चुअल वैल्यूज होगा सम कॉन्स्ट 10, सम मल्टीपल ऑफ 10 6 एंड 15, बट हम 10 6 और 15 से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उतना ही मानेंगे।
हम एडिशनली के एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट अभी हम मान लेते हैं 10 6 और 15 ही वैल्यूज है। तो सी माइनस ए आ जाएगा हमारा 15 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5। तो 10 इंटू ए प्लस सी क्या हो जाएगा, दिस विल बी 10 इंटू ए प्लस सी यानी 25, तो दैट इज 250। तो क्लियरली स्टेटमेंट 1 के तो इक्वल नहीं है सी माइनस ए। सेकंड में आ रहा है 10 ए प्लस 25 भी, तो 10 इंटू 10 अगेन इसके भी, क्योंकि यहाँ भी ऐड हो रही है वैल्यूज, 25 इंटू 6 दिस इज ऑल्सो 250, तो इसके भी इक्वल नहीं है। ऑप्शन बी आंसर होगा, दैट बोथ आर फॉल्स। वैसे भी सी माइनस ए कर रहे थे, डिफरेंस ले रहे थे, और यहाँ पे फिर हमारा 10 ए प्लस 10 सी 10 ए प्लस 25 भी बड़ी वैल्यूज दी हुई हैं, तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पहले वाले केस में डिफरेंस है हमारा इनिशियली, तो किसी भी स्टेटमेंट के बराबर होना भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है कि नहीं, क्योंकि सी में से ए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर 10 ए में 10 सी ऐड करके कहाँ इक्वल हो जाएगा, कहाँ पॉसिबल है, क्योंकि सी माइनस ए विल बी लेस देन सी, तो 10 ए प्लस 10 सी कैसे हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ₹11550 has to be divided between A, B and C such that A gets 4/5 of what B gets and B gets 2/3 of what C gets. So how much more does C get in comparison to A? तो ए और बी का रेशियो क्या आ रहा है, अगेन सेम चीज़ है, 3 का रेशियो लेना है। ए और बी का रेशियो क्या है, ए 4/5 मिल रहा है सी का बी का, तो बी को अगर 5 मिल रहा है तो ए को मिलेगा 4। ए और बी का रेशियो आ रहा है 4:5। सिमिलरली बी को मिल रहा है 2/3 सी का, यानी बी और सी का रेशियो आएगा 2:3। अगेन 5 यहाँ बढ़ा दो, 2 यहाँ बढ़ा दो, तो 8:10:15। तो 8 अगर मिल रहा है 8 ए को, 10 मिलेगा बी को, 15 मिलेगा सी को, और सी को कितना ज़्यादा मिल रहा है ए से, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ओवरऑल टोटल कितना हो गया, 8 + 10 + 15 विच इज़ 33 यूनिट्स, और 33 यूनिट्स की वैल्यू है हमारा 11550। और ए और बी का, ए और सी का डिफरेंस कितना है, ये है डिफरेंस हमारा 7 यूनिट्स का। तो 7 यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि 33 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है 7/33 इंटू 11550। 11 से कैंसिल होगा, तो 11 से बना 1050, फिर 3 से बना 350, तो 7 इंटू 350 विल बी 2450 रुपीज़, 2450 रुपीज़। ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है। एक तो ये अप्रोच हो गया, ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक और बात समझते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि तुम एक स्टेज तक पहुँचे क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन में कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता, कैलकुलेशन बाद में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता, तो वहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते थे इस क्वेश्चन में, ऑप्शंस को देख के, कि हमें ए सी और ए का डिफरेंस पूछ रहा है कि हाउ मच मोर डज सी गेट इन कंपेरिजन टू ए। तो अगर ए को मिला है 8 यूनिट्स, सी को मिला है 15 यूनिट्स, एंड डिफरेंस आ रहा है हमारा 7 यूनिट्स, डिफरेंस आ रहा है 7 यूनिट्स, यानी कि जो हमारा डिफरेंस आंसर में ऑप्शन में होगा दैट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि 7 हो 11 हो, इस तरह के जो प्राइम नंबर्स हैं ना कहीं पे दिखें तो उनको यूज़ कर सकते हैं कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन में 7 का मल्टीपल साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ए तो मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 7200 है। ऑप्शन बी 1800 नहीं है मल्टीपल। सी को चेक कर लो 117, ठीक है, 117 भी 7 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 117 को डिवाइड करोगे नहीं जा रहा 7 से, ठीक है। सो दिस इज 13 इंटू 9 बेसिकली 117, तो ये भी मल्टीपल नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी ही आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब तो एलिमिनेट हो गए। और चाहो तो चेक भी कर लो कि 7 का मल्टीपल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, 7 3 21, तो डेफिनेटली मल्टीपल भी है, ठीक है। तो एलिमिनेट करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो। यहाँ पे तो नहीं था, बट अगर मान लो कि बाद में कैलकुलेशन तुम्हारे लिए मुश्किल होता है तो डायरेक्टली देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P's income is ₹140 more than Q's income and R's income is ₹80 more than S का income. If the ratio of P's and R's income is 2:3 and the ratio of Q's and S's income is 1:2, then income of P, Q and R and S क्या होगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर जब तुम ट्राई करोगे तो ट्राई करने में लगेगा ये क्वेश्चन ये फंसाने की कोशिश कर रहा है तुमको, लेकिन क्वेश्चन तुमको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन इस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि ऑप्शंस गिवन है, यूज द ऑप्शंस, यूज द ऑप्शंस, और कुछ मत करो, सीधे सीधे ऑप्शन देखो। ऑप्शन में क्या दिया है, पहले तुम्हें रेशियो गिवन है, या तो रेशियो यूज कर लो या फिर इनकम का डिफरेंस देख लो। पी और क्यू का डिफरेंस क्या दिया है, ₹140, पी को मिला है 140 ज़्यादा क्यू से, तो पी और क्यू, पी को किस केस में 140 ज़्यादा मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी मिल रहा है, ऑप्शन डी मिल रहा है, यानी कि पहला वाला कंडीशन हमें सेटिस्फाई हो रहा है। आर इनकम इज ₹80 मोर देन एस, तो ऑप्शन ए में हो रहा है, ऑप्शन बी में हो रहा है, ऑप्शन सी में हो रहा है, ऑप्शन डी में नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा, ठीक है। बट अगर रेशियो से आते तो जल्दी मिल जाता। रेशियो ऑफ पी एंड आर इनकम इज 2:3, ध्यान ये देना है कि पहले वाली वैल्यू पी के लिए, फिर क्यू के लिए, फिर आर के लिए, फिर एस के लिए, तो हमें कंपेयर क्या करना है, पी और आर का रेशियो जो है दैट इज 2:3। तो पी और आर का रेशियो पहले केस में क्या आ रहा है, 260 320, नहीं है 2:3, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। सेकंड केस में आ रहा है पी और आर का रेशियो 1:2 आ रहा है, अगेन ये भी आंसर नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी हमारा क्लियरली आंसर हो गया, क्योंकि ऑप्शन ए और बी में रेशियो ही नहीं आ रहा है पी और आर का 2:3,
ठीक है। फिर सेकंड चीज़ हम देख सकते हैं, क्यू और एस का रेशो आ रहा है 1:2, तो क्यू और एस का रेशो 1:2 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है। बहरहाल ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, और बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए डायरेक्टली ऑप्शन को यूज़ करके। तो सबसे अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अदरवाइज कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। पी, क्यू, आर एंड एस। अब पी और क्यू का रेशियो है 2:3, पी और आर का रेशियो है 2:3, एंड देन फिर क्यू और एस का रेशियो, अब देखो दोनों डिफरेंट हो गए, 1:2 है। बट प्रॉब्लम ये है, ये जो क्यू और एस का रेशियो है ये अलग बात है, और पी और क्यू आर का रेशियो डिफरेंट है। तो हमको मानना पड़ेगा, पी का वैल्यू मान लेते हैं 2x, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 3x, और फिर क्यू का वैल्यू मान लेंगे y, तो एस का वैल्यू आ जाएगा 2y। अब हम इक्वेशन बनाएंगे कि 2xy 3x2y, ये हमें वैल्यूज मिल गई। अब पहला इक्वेशन क्या है, पी का इनकम इज ₹140 मोर देन क्यूज इनकम, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 140, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या है, आर्स इनकम इज ₹80 मोर देन एस, 3x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 80, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आ जाएगा 4x माइनस 2y, दिस इज 280, और सेकंड इक्वेशन जो है हमारी दैट इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। अब सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x माइनस 3x विल बी इक्वल टू x, x आ जाएगा इक्वल टू 200, x 200 आ गया। और जैसे x 200 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये 2x आ जाएगा हमारा 400, 3x आ जाएगा 600। एक सेकेंड हाँ ठीक तो है, 400 600, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यहाँ से भी हो गया। वाई की वैल्यू अभी तक निकाली भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी ही मैच कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। अदरवाइज फिर पता है 2x हमारा वाई प्लस 140 है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू भी आ जाएगा, कि वाई आ जाएगा हमारा 2x माइनस 140, यानी कि 400 माइनस 140 260 आ गया, और ये वैल्यू आ जाएगी 520। तो ऐसा नहीं है कि ये सवाल मुश्किल हो रहा है, बट ये सवाल ऐसे भी तब बन रहा है तुम्हारा जब तुम्हें 2xy 3x 2y माना है। अगर वेरिएबल थोड़े और पलट दोगे तो चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, और ऑप्शंस को यूज़ करके जब इजीली हो रहा है तो ज़रूरत क्या है। तो कई बार क्वेश्चन में ऑप्शंस को ज़रूर अच्छे से यूज़ करना है, सो दैट हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, और आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, हाँ बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, तो इतना ही रखते हैं सेशन में। और जो भी क्वेश्चन डिस्कस सारे के सारे समझ में आएंगे, आई बिलीव, मेरा होप है। अगर फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और साथ में अगर रेशियो प्रोपोर्शन है फिर भी दिक्कतें आ रही हैं तो एक बार बेसिक सेशंस को देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।